जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथियों की बनाई एक और वीडियो के साथ पंजाब में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विश्लेषण साझा कर रहे हैं। आओ सुने क्या है इसमें। पंजाब में शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन। यह अंश शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के पंजाब राज्य में कार्यान्वयन की विफलता पर केंद्रित है, जिसे केंद्र सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% मुफ्त प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए पारित किया था। पंजाब सरकार की 10/10/2011 की एक अधिसूचना में एक दोषपूर्ण शर्त के कारण, जिसमें गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला लेने से पहले सरकारी स्कूलों में सीट की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य किया गया था। 1 अप्रैल 2010 से किसी भी गरीब बच्चे को निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिला है। चूंकि सरकारी स्कूलों में सीटों की कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसलिए कोई NOC जारी नहीं हुआ, जिससे यह अधिनियम निष्प्रभावी हो गया है, जिसे CAG और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी उजागर किया है। इस विफलता के कारण पंजाब में लाखों गरीब बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार से वंचित रह गए हैं और राजनीतिक दलों तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की निष्क्रियता की आलोचना की गई है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक कानून की जो पूरे देश में तो लागू है, पर पंजाब में 1 दशक से भी ज्यादा से ये बस कागजों पर ही है। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। 0 ये आंकड़ा है उन बच्चों का जिन्हें शिक्षा का अधिकार कानून के तहत पंजाब के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिला है। जी हाँ, एक भी नहीं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कानून क्या है, इसका मकसद क्या था। आइए इसके पीछे की सोच और इसके वादे को समझते हैं। देखिए, साल 2009 में भारत की संसद ने एक बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क एक्ट पास किया, RTE एक्ट। इसका सीधा सा लक्ष्य था 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई को एक फंडामेंटल राइट, मतलब एक मौलिक अधिकार बनाना। कोई मेहरबानी नहीं बल्कि हक। और इस कानून की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात क्या थी? वो थी ये 25% वाली शर्त। मतलब हर प्राइवेट स्कूल को अपनी 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों के लिए रिजर्व करनी होंगी। सोचा ये गया था कि इससे शिक्षा में जो बराबरी की कमी है उसे दूर किया जाएगा। लेकिन यहीं पर पंजाब की कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लेती है। अब सवाल ये उठता है कि जब पूरा देश इस कानून को मान रहा था, तो पंजाब इसका अकेला एक्सेप्शन, अकेला अपवाद क्यों बन गया? आप सोच कर देखिए, एक तरफ पूरा भारत जहां RTE एक्ट के तहत बच्चों को 25% कोटे में एडमिशन मिल रहे थे, और दूसरी तरफ पंजाब, अकेला ऐसा राज्य जहां 2010 से लेकर आज तक एक भी बच्चे को इस कानून का फायदा नहीं मिला। ये फर्क कितना बड़ा है? तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? चलिए अब उस सरकारी दांव-पेंच को समझते हैं जिसने इस पूरे कानून को पंजाब में प्रैक्टिकली रोक ही दिया। सारी गड़बड़ की जड़ है एक नोटिफिकेशन में। 10 अक्टूबर 2011 को पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है, ये नोटिफिकेशन न सिर्फ डिफेक्टिव था बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी था। इसी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब जरा इस नोटिफिकेशन ने जो प्रक्रिया बनाई उसे समझिए। ये किसी चक्रव्यूह से कम नहीं थी। स्टेप 1, पेरेंट्स को पहले सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए जाना होगा। स्टेप 2, उस सरकारी स्कूल को ये कहकर एडमिशन देने से मना करना होगा कि उनके पास सीट नहीं है। स्टेप 3, फिर उसी सरकारी स्कूल से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेना होगा। और स्टेप 4, तब जाकर उस NOC के साथ वो किसी प्राइवेट स्कूल में RTE कोटे के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन असली पेंच यहीं पर था। असलियत यह है कि सरकारी स्कूलों में सीटों की कोई तय संख्या होती ही नहीं है, तो वो एडमिशन के लिए कभी मना ही नहीं करते। अब जब स्टेप 2 ही कभी पूरा नहीं होगा तो NOC कहाँ से मिलेगी? और बिना NOC के पूरी की पूरी प्रक्रिया वहीं की वहीं ठप पड़ जाती थी। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे फेल होने के लिए ही बनाया गया था। अब जरा रुक कर सोचते हैं, इस कागजी खेल की असली कीमत किसने चुकाई? चलिए इस प्रशासनिक नाकामी के इंसानी पहलू पर नजर डालते हैं।
और देखिए, ये कोई 1-2 दिन या 1-2 साल की बात नहीं है। अप्रैल 2010 में कानून देश भर में लागू हुआ। अक्टूबर 2011 में पंजाब ने वो नोटिफिकेशन निकाला जिसने सब रोक दिया। मार्च 2016 में तो सीएजी की रिपोर्ट ने भी इस मुद्दे को उठाया। और आज भी वो नोटिफिकेशन जस का तस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 13 से भी ज्यादा एकेडमिक साल गुजर चुके हैं और इन 13 सालों में पंजाब के लाखों बच्चे अपने उस मौलिक अधिकार से दूर रह गए जो उन्हें एक बेहतर शिक्षा दे सकता था। इस पूरी स्थिति के असर को बताने के लिए एक बहुत ही भारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बौद्धिक नरसंहार। ये शब्द दिखाता है कि इसका असर कितना गहरा और विनाशकारी रहा है राज्य के गरीब बच्चों की पूरी पीढ़ियों पर। तो क्या ये सिर्फ एक भूल थी, एक छोटी सी गलती? नहीं, अब हम देखेंगे कि ये कैसे हर लेवल पर पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी विफलता थी। किसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? पंजाब सरकार, जिला शिक्षा अधिकारी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सबने सीएजी और नेशनल कमीशन फॉर एससीज की सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया। और जैसा कि सोर्स मटेरियल बताता है, हर राजनीतिक दल इस मुद्दे पर खामोश रहा। ये एक सामूहिक विफलता थी। और ये टेबल देखिए, ये वादे और हकीकत का फर्क साफ दिखाती है। एक तरफ प्राइवेट स्कूलों ने अपनी मान्यता लेने के लिए वादा किया कि वो आरटीई एक्ट लागू करेंगे, और हकीकत क्या है? जब उन्होंने वादा नहीं निभाया तो उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगी और एक भी एडमिशन नहीं हुआ। तो आखिर में ये कहानी किस चीज की है? ये एक अधूरे वादे की कहानी है। चलिए इस पूरे मामले के सार को समझते हैं। सोचिए, एक राष्ट्रीय कानून जिसे बनाया गया था शिक्षा में बराबरी लाने के लिए, उसे एक राज्य में सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक लूपहोल, एक छोटी सी खामी के जरिए जिसे कभी ठीक ही नहीं किया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के पास लाके खड़ा कर देता है। कानून बनाने और उसे लागू करने में आखिर क्या फर्क है? क्योंकि अगर कानून जमीन पर उतर ही न पाए तो क्या उसका कोई मतलब रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शासन, जवाबदेही और न्याय के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट जी, ये एक ऐसा कानून है जो सुनने में मतलब बहुत अच्छा लगता है। इसका एक बहुत बड़ा वादा था। हाँ, कि देश के हर प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए रिजर्व होंगे। बिल्कुल, एक तरह से अच्छी शिक्षा पर सबका हक बनाने की एक कोशिश। लेकिन आज हम जिन स्रोतों की पड़ताल करने वाले हैं उनमें एक ऐसी कहानी है जो मतलब किसी पहेली से कम नहीं है। जरा सोचिए, भारत में एक पूरा राज्य ऐसा है जहां ये कानून लागू होने के 13 साल बाद भी एक भी बच्चे को इस 25% कोटे के तहत किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। तो आज का हमारा सवाल यही है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये सवाल तो बनता है। एक राष्ट्रीय कानून जिसे देश की संसद ने पास किया, वो एक राज्य में आके पूरी तरह से मतलब गायब कैसे हो गया? क्या होता है जब एक अच्छे इरादे वाले कानून का सामना एक छोटी सी चालाकी से भरी शर्त से होता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक आंकड़े की नहीं है, ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी को उजागर करती है। बिल्कुल। आज हम सिर्फ पंजाब पर फोकस कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो साफ बताती है कि 1 अप्रैल 2010 से, जब से ये कानून लागू हुआ, जी, तब से लेकर आज तक पंजाब के किसी भी प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त स्कूल में आरटीई के तहत एक भी गरीब बच्चे का दाखिला नहीं हुआ। अविश्वसनीय है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ कैसे, क्यों किसी ने इसे रोका नहीं और इसका अंजाम क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस कानून की नींव को समझते हैं। ये आरटीई एक्ट 2009 जो केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने पास किया था। हाँ, इसका मकसद तो बहुत सीधा और नेक था कि भाई प्राइवेट स्कूल भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बिल्कुल, वंचित बच्चों को भी बेहतरीन स्कूलों में पढ़ने का मौका मिले। इरादा तो बहुत अच्छा था, लेकिन असली खेल शुरू होता है जमीनी स्तर पर, जब राज्य सरकारें इसे लागू करती हैं। एग्जैक्टली। पंजाब सरकार ने 10 अक्टूबर 2011 को एक नोटिफिकेशन मतलब एक नया नियम जारी किया। अच्छा। और उस नियम में एक ऐसी शर्त डाल दी गई जिसने कह सकते हैं कि पूरे कानून की हवा निकाल दी। तो मतलब केंद्र के कानून को रोकने के लिए राज्य ने अपनी एक चाबी लगा दी। हाँ, कुछ ऐसा ही। आखिर वो चाबी थी क्या जिसने पूरे ताले को ही जाम कर दिया? वो एक बहुत ही
दिलचस्प शर्त थी। नियम ये बनाया गया कि किसी भी बच्चे को प्राइवेट स्कूल के 25% कोटे में दाखिला तभी मिलेगा जब उससे पहले किसी सरकारी स्कूल ने एडमिशन देने से मना कर दिया हो। क्यों? वजह होनी चाहिए सीट की कमी। अगर कोई सरकारी स्कूल ये लिख कर दे तो फिर शिक्षा विभाग एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी जारी करेगा और फिर उस एनओसी के आधार पर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होगा। जी, सिर्फ और सिर्फ उसी के आधार पर। एक मिनट, इसे ठीक से समझते हैं। जी, ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब पहले आपको बगल वाली सरकारी कैंटीन से ये लिखवा कर लाना पड़े कि उनके यहाँ खाना खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो सरकारी कैंटीन तो हमेशा खुली रहती है, वहाँ खाना कभी खत्म ही नहीं होता। आपने बिल्कुल सही समझा। यही तो इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा लूप होल था। अच्छा। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि सरकारी स्कूलों में जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों की तरह सीटों की कोई फिक्स्ड संख्या नहीं होती। ओके। उनकी क्षमता को जरूरत के हिसाब से बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो असल में किसी भी बच्चे को सीट नहीं है कहकर सरकारी स्कूल से लौटाया ही नहीं जाता। इसका मतलब जब किसी बच्चे को सरकारी स्कूल से ना सुनने को ही नहीं मिली तो फिर एनओसी जारी होने का तो सवाल ही नहीं उठता, और जब एनओसी ही नहीं तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन भी नहीं। वाह जी, मतलब कानून भी रह गया और उसका फायदा भी किसी को नहीं मिला। एक ऐसा जाल बुना गया जो दिखने में तो कानून जैसा लगता था पर असल में एक दीवार थी। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत इस नोटिफिकेशन को सीधे सीधे त्रुटिपूर्ण और असंवैधानिक कहते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो कागज पर तो थी लेकिन जमीन पर जिसे काम करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। ये एक डेड एंड था। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन सवाल ये है कि 13 साल ये एक लंबा वक्त होते। बहुत लंबा। क्या इतने सालों में इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी? कोई तो होगा जो सिस्टम पर निगरानी रखता होगा। क्या सब सोते रहे? नजर पड़ी, और छोटी मोटी संस्थाओं की नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी संवैधानिक ऑडिट संस्था की। अब सीएजी की बात कर रही है? जी, हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने 2017 में पंजाब विधानसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अच्छा। से अव्यवहारिक है और इसकी वजह से आरटीई का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा। एक मिनट, सीएजी की रिपोर्ट, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत बड़ी बात है। सीएजी की रिपोर्ट को तो सरकारें बहुत गंभीरता से लेती हैं, विधानसभा में उस पर बहस होती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट बनती है। बिल्कुल। तो 2017 में जब खतरे की घंटी बजा दी गई थी फिर भी कुछ नहीं हुआ, ये कैसे मुमकिन है? यही तो इस कहानी का सबसे निराशाजनक पहलू है। सीएजी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की लेकिन उसके बाद सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी इस मामले में दखल दिया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पंजाब सरकार को साफ निर्देश दिए थे कि इस त्रुटिपूर्ण अधिसूचना को बदला जाए और कानून को उसकी असली भावना के साथ लागू किया जाए। लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई असर नहीं हुआ, सब कुछ फाइलों में दबकर रह गया। मतलब एक के बाद एक जो भी सेफ्टी वॉल्व सिस्टम में थे वो सब फेल होते गए। बिल्कुल। अच्छा, उन प्राइवेट स्कूलों का क्या, जिन्होंने मान्यता लेते वक्त तो बड़े बड़े वादे किए होंगे कि हम कानून का पालन करेंगे? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या वो बस चुपचाप बैठे रहे, ये जानते हुए कि उनसे कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है? ये तो एक तरह की मिलीभगत लगती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। स्रोत इसी मौन सहमति की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा। देखिए, नियम के मुताबिक जब भी कोई प्राइवेट स्कूल मान्यता के लिए अप्लाई करता है तो उसे एक एफिडेविट देना होता है कि वो आरटी एक्ट के सभी नियमों का पालन करेगा, जिसमें 25% आरक्षण भी शामिल है। और इसी शर्त पर उन्हें मान्यता मिली भी? जी, लेकिन शर्त मनवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जाहिर है उन्हीं अधिकारियों की जिन्होंने मान्यता दी। और हुआ ये कि मान्यता देने के बाद किसी ने पलटकर ये चेक करने की जहमत ही नहीं उठाई कि स्कूल अपना वादा निभा भी रहे हैं या नहीं। मतलब कोई चेक, कोई बैलेंस नहीं? कुछ नहीं। आज तक किसी एक भी स्कूल पर इस कानून का पालन न करने के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। एक नीरवता थी जिसमें सब शामिल थे। और बच्चों के अधिकारों के लिए जो आयोग बने हैं जैसे पंजाब बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उनकी क्या भूमिका रही? स्रोत इस मामले में किसी को नहीं बख्शते। और राजनीतिक दल जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर हंगामा करते हैं? उनके मुताबिक पंजाब बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी इस मौलिक अधिकार को दिलाने में पूरी तरह नाकाम रहा। और पार्टियां? और जहां तक राजनीतिक दलों की बात है तो कहा गया है कि चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो, अकाली, भाजपा, कांग्रेस या अब आम आदमी पार्टी, सबने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी रखी। इसे कभी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने ही नहीं दिया गया। बिल्कुल, बस दिखावटी सेवा चलती रही। 13 शैक्षणिक सत्र ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी है। इसका मतलब है कि बच्चों की एक पूरी पीढ़ी इस मौके से चूक गई। एक बच्चा जो 2010 में 3 साल की उम्र में किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल की नर्सरी में जा सकता था, वो आज 16 साल का होकर 10वीं पास कर चुका है या करने वाला है। उसकी पूरी स्कूलिंग इस सिस्टम की भेंट चढ़ गई। और शायद इसी दर्द और गुस्से को दिखाने के लिए स्रोत एक बहुत ही कठोर और चौंकाने वाले शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या? वो इसे गरीब बच्चों का बौद्धिक नरसंहार कहते हैं। बौद्धिक नरसंहार, इंटेलेक्चुअल जेनोसाइड। जी। स्रोत में वाकई इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जी। ये बहुत ही पावरफुल और डिस्टर्बिंग शब्द है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर या लापरवाही नहीं थी, बल्कि इसे एक पूरी पीढ़ी के भविष्य पर एक सोचे समझे हमले की तरह देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये शब्द उस प्रभाव की गहराई को दिखाता है जो इस विफलता के कारण हुआ है। स्रोत ये भी आरोप लगाते हैं कि पंजाब सरकार ने इस केंद्रीय अधिनियम को बुलडोजर से उड़ा दिया है। बुलडोजर से उड़ा दिया है। इसका मतलब साफ है, लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा का जो मौलिक अधिकार संविधान ने दिया था, वो उनसे एक प्रशासनिक तिकड़म के जरिए छीन लिया गया है। और ये मामला सिर्फ पंजाब या आरटीए तक की सीमित नहीं है। नहीं, ये हमारे संघीय ढांचे और कानून के शासन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? सवाल ये है कि जब केंद्र का कोई कानून सभी राज्यों पर लागू होता है, तो क्या कोई राज्य सरकार सिर्फ एक प्रशासनिक नियम के जरिए उस कानून के मकसद को ही खत्म कर सकती है? अगर ऐसा होने लगे तो फिर संसद से पास हुए कानूनों का क्या मतलब रह जाएगा? तो आज के इस पूरी पड़ताल का सार यही निकलता है, एक राष्ट्रीय कानून जिसे बड़े आदर्शों के साथ बनाया गया, राज्य स्तर पर एक छोटा सा लूपहोल जिसने उस कानून को पूरी तरह बेअसर कर दिया, एक निगरानी तंत्र जिसमें सीएजी से लेकर बाल अधिकार आयोग तक सब शामिल थे, उसकी पूरी विफलता, और इन सब का नतीजा लाखों बच्चों का अपने मौलिक अधिकार से वंचित रह जाना। ये मामला सिर्फ एक नोटिफिकेशन या एक राज्य की कहानी नहीं है। ये नीति बनाने और उसे जमीन पर लागू करने के बीच की उस गहरी खाई को दिखाता है जो हमारे सिस्टम में अक्सर दिखती है। ये हमें सिखाता है कि जवाबदेही के बिना सबसे अच्छे इरादों वाले कानून सिर्फ कागज पर सुंदर शब्द बनकर रह जाते हैं। उनका असल दुनिया में कोई वजूद नहीं होता। हमारे स्रोत सरकारी संस्थाओं और राजनीतिक दलों की विफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन यहाँ एक विचार ये भी उठता है कि जब पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल हो जाए तो फिर बदलाव की जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ सरकार और नेताओं को कोसना काफी है, या फिर एक नागरिक के तौर पर भी हमारी कोई भूमिका है? बिल्कुल। शायद कानून बना देना ही काफी नहीं है, उसके पालन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर नागरिक निगरानी और सक्रियता भी उतनी ही जरूरी है। .इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथियों की बनाई वीडियो के साथ आप आखिर तक बने रहे। धन्यवाद। वीडियो को हर पंजाबी तक पहुंचाने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।